सिर्फ 50% मार्क्स आने का मतलब है मोर देन 99 परसेंटाइल आपकी आने वाली है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 99 परसेंटाइल्स की तरफ लेकर के जाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, अब मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आना शुरू होते हैं, जो कि एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है जेईई मेन के अंदर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स से सवाल है, इस बार उसमें से कुछ हटा है और हटा है रेडियो एक्टिविटी, ये नहीं हटा है। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जेईई मेन 2023 में किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्ट्रिंग वेव का, जिसमें जिस बच्चे को स्ट्रिंग वेव में वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है वो आराम से कर सकता है। फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट √T/μ। आप देख सकते हैं टेंशन दे रखा है, म्यू दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बच्चों और आपके एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आपको जैसा मैंने लास्ट टाइम पे बताया, लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि सिर्फ 50% मार्क्स आने का मतलब है मोर देन 99 परसेंटाइल आपकी आने वाली है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 99 परसेंटाइल्स की तरफ लेकर के जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स। अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली। वो पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है लेकिन पत्थर नीचे जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को कितना बढ़ा देगी, आप वो पता करिए। तो वो वेलोसिटी हो जाएगी g टाइम्स टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। t कहाँ से आएगा? t इज √2h/g, बिकॉज आपने पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका था और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट थी h, तो आप यहाँ से आराम से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाउ मच इज हाइट? हाइट इज 10, तो इसका मतलब इसका जो टाइम आएगा दैट विल बी √2। देख लेते हैं एक बार कितना टाइम आता है। √2 टाइम्स h, h इज 10 मीटर, g इज ऑल्सो 10, सो टाइम इज √2। अब एक काम करते हैं, इससे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी √2 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आएगी 10√2। अब यहाँ कई बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें नेट स्पीड बतानी है, इसका मतलब हमें एक्स और वाई दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट बताना है। इसकी जो एक्स वाली वेलोसिटी वो 5 मेंटेन रहेगी, वाई वाली डायरेक्शन में एक नई वेलोसिटी एक्वायर करेगा 10√2। सो द नेट स्पीड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस 25 विच कम्स आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है और इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आना शुरू होते हैं, जो कि एक बहुत स्कोरिंग पार्ट है जेईई मेन के अंदर। अ पर्सन मूविंग, प्रोटोन मूविंग with 1/10 of velocity of light has a certain de Broglie wavelength lambda. An alpha particle having certain kinetic energy has the same de Broglie wavelength. दोनों की de Broglie wavelength सेम है और आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² डिवाइड बाई 2m। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h डिवाइडेड बाई p। सो इफ यू वांट टू एलिमिनेट p यू कैन एलिमिनेट p की जगह पे आप लिख सकते हो h² डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 टाइम्स m इंटू लैम्डा स्क्वायर। आप कह रहे हो कि दोनों का लैम्डा सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आप देख सकते हैं इसका आंसर मैच करेगा 2। जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विल बी 4/1। Coming to next question, a sample of gas of 1 mole at temperature T is adiabatically expanded to double its volume. अब ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया ही था कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 से 10% वेटेज आता है इसका। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। एडियाबेटिक प्रोसेस सब जानते हैं। अगर मान लो मैं एडियाबेटिकली वॉल्यूम डबल करता हूँ तो मैं टेम्परेचर कैसे वेरी कराऊंगा मैं आपको बता सकता हूँ। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज T, इनिशियल वॉल्यूम इज V, T V to the power gamma -1, it will be V to the power half is equal to T prime, वॉल्यूम कर दिया आपने डबल, 2V to the power half. So the new temperature will be equal to ओल्ड टेम्परेचर डिवाइड बाय √2। इसका मतलब जैसे ही आपने एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन लिखी आपने फटाफट टेम्परेचर निकाल लिया। नाउ यू वांट टू नो द वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस का फॉर्मूला होता है NR T फाइनल। T फाइनल ये आ जाएगा T बाय √2 माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा -1। तो गामा -1 3/2 -1, दिस विल बी योर आंसर।
एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इज वर्क डन बाय द गैस। तो आप यहाँ से आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए, आपको वर्क डन बाय गैस निकालना था, मैंने वर्क डन ऑन द गैस निकाल दिया। सो एक काम करते हैं, इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी वर्क डन बाय द गैस। बट कुल मिला के देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिस बच्चे को भी एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क निकालना आता है, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क होता है उसके माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है and this is equal to du plus delta w. Be careful, this is work done by gas, not work done on the gas. So coming to next question, now 14th question, this is very easy question based on Wheatstone bridge scoring question. आप देख सकते हैं ये Wheatstone bridge है और ये भी बैलेंस्ड है, तो बीच वाले 9R हट जाएगा और जैसे ही बीच वाला 9R हटेगा ये R और 3R सीरीज में आ जाएंगे, विच विल बी 4R, 2R और 6R सीरीज में आ जाएंगे, विच विल बी 8R, और उसके बाद दोनों पैरेलल में आके फाइनली योर आंसर विल बी 8R/3। अगेन स्कोरिंग क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और आपको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है डिफरेंट लोकेशंस पे। इस लोकेशन पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होने वाला है, वो आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि σ/एप्सिलॉन नॉट। इस लोकेशन पे आएगा इस तरफ σ/एप्सिलॉन नॉट और बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 0। तो वो सारे ऑप्शन देखिए जिसमें बीच वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सारे ऑप्शन में है एक्सेप्ट 1। इसका मतलब हमें अब देखना है लेफ्ट और राइट, किसमें लेफ्ट वाले में नेगेटिव आ रहा है, तो लेफ्ट वाले में जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसमें आ रहा है, राइट वाले में पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। इजी सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको सिर्फ इनफाइनाइट शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Now coming to question number 16. A mercury drop of radius 10⁻³ is broken into 125 size droplet. Surface tension of the mercury is equal to this. देखो बच्चों, जब एक बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप्स में तोड़ा जाता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और उस केस में जो सरफेस एनर्जी में गेन होता है वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। हाउ टू कैलकुलेट ए फाइनल, तो ए फाइनल निकालने के लिए मुझे आर फाइनल चाहिए, सो आई कैन राइट 4πr फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो बाद में बनने वाली है माइनस 4πr इनिशियल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। अब देखो क्या क्या अपने को दे रखा है, अपने को पुरानी रेडियस पता है, अपने को नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता है, ठीक है, अपने को बस आर फाइनल निकालना। आर फाइनल कैसे आएगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन से। सो 4/3 πr³ फाइनल वाली मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 4/3 πr इनिशियल क्यूब। सो इफ यू वांट टू नो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल डिवाइड बाय 125 n⁻⁴ n⁻⁴ इज 5। इसका मतलब आर फाइनल इज आर इनिशियल डिवाइड बाय 5। इसका मतलब आपको आर फाइनल जैसे पता लगेगा आप बता सकते हो कि फाइनल टोटल एरिया कितना है, इनिशियल टोटल एरिया कितना है। ये क्वेश्चन बच्चों सरफेस टेंशन से था और ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि बताइए ये सरफेस एनर्जी अगर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो बताइए उसका टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कितना होगा। तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं ms डेल्टा थीटा से, तो डेल्टा थीटा आप निकाल सकते हैं विच इज इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, वन ऑफ दी पायनियर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन, कई बार पूछा जा चुका है और इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो कि इस वाले वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम बात करते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस। अब देखो ये न्यूक्लियर फिजिक्स से सवाल है, इस बार उसमें से कुछ हटा है और हटा है रेडियो एक्टिविटी, ये नहीं हटा है, रेडियो एक्टिविटी हटा है, तो ये लेकिन आ सकता है। तो आपको दे रखा है हीलियम का मास, आपको दे रखा है उसके न्यूक्लियस का मास, और ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ हीलियम। दरअसल यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। एक, आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकाला और मास ऑफ हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस किया ताकि आप न्यूक्लियस के मास पे जा सको, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये होता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
लेकिन अगर मान लो आपको न्यूक्लियस का मास दे रखा है डायरेक्टली, तो आप सीधा न्यूक्लियस का मास माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हीलियम न्यूक्लियस का मास दे रखा है, तो यहाँ पर आप इस पूरे की जगह MHE न्यूक्लियस लिख सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट अवेलेबल है। और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास आपके पास अवेलेबल है, उसको 931.5 से आप मल्टीप्लाई करिए, लगभग 28 के आसपास ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, यू आर गिवन गैस, एक वंडरवॉल गैस इक्वेशन आपको दे रखी है। आप देख सकते हैं A/V² जो होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर का डायमेंशन होता है। उसके अलावा जो B का डायमेंशन होता है वो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है। इसका मतलब मैं चाहूँ तो इस वॉल्यूम की जगह पे B लिख सकता हूँ। सो A/B² इज टेक्निकली प्रेशर। लेकिन एग्जामिनर ने अपने से B² पे A पूछा है, इसका मतलब हमें P इनवर्स का डायमेंशन चाहिए। P इनवर्स का डायमेंशन वही होता है बच्चों जो कि कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन होता है P वाला, बल्क मॉडुलस भी प्रेशर होता है, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन भी प्रेशर वाला होता है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो 1/बल्क मॉडुलस होता है, तो उसका डायमेंशन जो होता है वो प्रेशर इनवर्स से मैच करता है। तो ये था हमारा दूसरा वीडियो जो कि जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जेईई मेन के 2023 के 1 फरवरी वाले पेपर के क्वेश्चंस को। और आपने देखा अभी तक मैं टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कि 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिलेबस में थे। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको झांकी दिखाते हैं कि आने वाले जेईई मेन के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को देख करके आपको अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। अपने को ये समझना है कि यार पेपर ऐसा दिखता है, मतलब पेपर से डरना नहीं है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ऐसे में और 7-8 पेपर आपको बताऊंगा जेईई मेन एग्जाम होने से पहले तक, ताकि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको विड्थ पता होना चाहिए, आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप हर चैप्टर को एक बार टच कर लें, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। इन दोनों वीडियोस में, जिसमें पहले पेपर में, पहले वाले वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, दूसरे वाले में 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक भी क्वेश्चन आप बता दीजिए जिसमें 3 लाइन से ज़्यादा मुझे लिखना पड़ा हो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। और ये तो फिजिक्स की हालत है। केमिस्ट्री का पेपर इससे भी आसान होता है, जिसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आंसर पता है, आपको अगर थ्योरी पता है तो आंसर 2 आगे निकलो। यानी कि जो जेईई मेन का 3 घंटे का पेपर होता है, जनरली अच्छे बच्चे या मॉडरेट बच्चे जो और अबव एवरेज बच्चे होते हैं, वो केमिस्ट्री वाला पेपर 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर कर लेते हैं। लगभग 1 घंटे के आसपास का टाइम वो फिजिक्स में लेते हैं और 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वो मैथ्स में लेते हैं। तो ये आपको एक आईना दिखाता है, आपको झांकी दिखाता है पेपर की कि किस तरह का पेपर जेईई मेन का आ सकता है। और अगले वीडियो में हम और एनालाइज करेंगे, इसी पेपर के बचे हुए 8-9 क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। जिन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अदरवाइज एटलीस्ट खुद तो इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।